जय हिंद साथियों। आज पढ़ेंगे अपन बायोलॉजी। बायोलॉजी के एक एक कॉन्सेप्ट को जानेंगे अपन। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई है, तो देखते हैं बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई है। बायोलॉजी 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 एक ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो बायो प्लस लोगास से मिलकर बना होता है। जो बायो प्लस लोगास से मिलकर बना होता है। बायोलॉजी बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जो बायो प्लस लोगास से मिलकर बना होता है, जिसमें बायो का अर्थ क्या होता है, लिविंग, और लोगोस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। टू स्टडी अबाउट लिविंग इट्स कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी किसे कहते हैं, सजीवों के अध्ययन को। लिविंग को हिंदी में क्या कहा जाता है, सजीव। और टू स्टडी को क्या कहा जाता है, अध्ययन करना। सजीवों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो बायो प्लस लोगोस से मिलकर बना होता है, जिसमें बायो का अर्थ क्या होता है, लिविंग, और लोगोस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। सजीवों के हिंदी में क्या बोलेंगे, सजीवों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, बायोलॉजी। सजीवों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी की हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। तो हमने क्या जाना, बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो बायो प्लस लोगास से मिलकर बना होता है, जिसमें बायो का अर्थ क्या है, लिविंग, और लोगोस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। टू स्टडी अबाउट लिविंग इट्स कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। अब यहाँ पर एक शब्द को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सजीव। सजीव किसे कहते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास कुछ सजीव, कुछ निर्जीव वस्तुएं देखते हैं। जैसे मार्कर क्या है, निर्जीव वस्तु है, मैं क्या हूं, एक सजीव वस्तु है। तो हम अपने आसपास को अनेक सजीव वस्तुएं देखते हैं, अनेक निर्जीव वस्तुएं देखते हैं। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि सजीव को सजीव क्यों कहा जाता है और निर्जीव को निर्जीव क्यों कहते हैं। तो हम समझते हैं सजीव की कुछ विशेषताओं के बारे में। सजीव किसे कह सकते हैं अपन, क्योंकि हमें संपूर्ण बायोलॉजी में सजीव का ही अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है, सजीव का अध्ययन करना है। इस कारण हमें सजीव को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सजीव अपन किसे कह सकते हैं, सजीव किसको कह सकते हैं। सजीव की विशेषताएं जानते हैं। सजीव किसे कह सकते हैं, जिसके अंदर जीवित कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। जिसके अंदर जीवित कोशिकाएं उपस्थित होती है, उसे हम सजीव के अंतर्गत रख सकते हैं। सजीव किसे कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत जीवित कोशिकाएं होती हैं। अब जीवित कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, जीवित कोशिकाओं के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। सजीव किसे कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जीवित कोशिका में क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, उसे हम सजीव के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके अलावा जिसमें उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उपापचयी क्रियाएं इंग्लिश में क्या कहा जाते हैं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। सजीव के बारे में क्या जाना, जिसके अंतर्गत जीवित कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिस जीव में, उसे हम सजीव के अंतर्गत रख सकते हैं। उपापचयी क्रियाएं होती हैं जिसके अंदर, उसे हम सजीव के अंतर्गत रख सकते हैं। उपापचयी क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, जैसे श्वसन। श्वसन क्या है, एक उपापचयी क्रिया है। पाचन क्या है, एक उपापचयी क्रिया है। श्वसन क्या है, एक उपापचयी क्रिया है। पाचन क्या है, एक उपापचयी क्रिया है। अतः हमने जाना सजीव किसे कह सकते हैं, सजीव किसे कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे इसका एक अपवाद है, जैसे वायरस, जिसे क्या कहते हैं, विषाणु। विषाणु एक आकोशिकीय जीव है। विषाणु कैसा जीव है, एक आकोशिकीय जीव है। अतः यह कोशिका के बाहर एक अजीव की भांति व्यवहार करता है, मतलब निर्जीव की भांति व्यवहार करता है। यह कोशिका के बाहर एक निर्जीव की भांति करता है, लेकिन यह जैसे ही
जैसे ही यह एक सजीव कोशिका एवं जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो यह सजीव की भांति व्यवहार करने का लगता है। वायरस एक आकोशिकीय जीव है। वायरस कैसा जीव है? वायरस एक आकोशिकीय जीव है। और लेकिन वायरस एक आकोशिकीय जीव है, यह सजीव के बाहर निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही यह जीवित कोशिका में प्रवेश करता है तो यह सजीव की भांति व्यवहार करने लगता है। यही कारण है कि इसे वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर बायोलॉजी से कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? वायरस को कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविनर्स ने किया। किसने किया? लेमार्क एवं ट्रेविनर्स के द्वारा किया गया। बायोलॉजी शब्द का तो प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविनर्स के द्वारा किया गया, लेकिन बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? बायोलॉजी का जनक अपन अरस्तु को कहते हैं। किसे कहते हैं? अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेविनर्स ने सन 1802 या 3 में इसका प्रयोग सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। लेकिन बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अब अरस्तु को तो आप सब लोग जानते होंगे। अरस्तु कौन था? अरस्तु सिकंदर महान का गुरु था। अरस्तु सिकंदर महान का गुरु था। क्या था? अरस्तु सिकंदर महान का गुरु था। अब आप लोग पूछोगे सर शब्द किसी और ने दिया और जनक कोई और है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे माता पिता अपनी संतान को जन्म देते हैं। किसको देते हैं? संतान को जन्म देते हैं। तो यह निश्चित नहीं होता कि माता पिता ही संतान का नाम रखेगी। कभी कभी उसके मामा बुआ आदि उसका नाम रखते थे। जब हम बड़े होते हैं, बच्चा बड़ा होता है, तो माता पिता बताते हैं कि तुम्हारा नाम किसने रखा? बुआ ने रखा कि मामा ने रखा। तो यही अर्थ है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क एवं ट्रेविनर्स ने के द्वारा किया गया, लेकिन जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजी की विभिन्न शाखाओं के बारे में। बायोलॉजी की कितनी शाखाएं होती हैं? बायोलॉजी की मुख्य रूप से 2 शाखाएं होती हैं। बायोलॉजी की मुख्य रूप से 2 शाखाएं होती हैं। बायोलॉजी की मुख्य रूप से 2 शाखाएं होती हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी की हिंदी में क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहा जाता है। और बॉटनी को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। अब बायोलॉजी का जनक तो अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? जंतु विज्ञान में करते हैं अपन जीव एवं जंतुओं का। जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं बायोलॉजी में हम अध्ययन। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का। एवं वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? वनस्पति विज्ञान में अध्ययन करते हैं पेड़ पौधों का। किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का। वनस्पति विज्ञान का एक और नाम है जिसे कहते हैं पादप विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को पादप विज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पादप विज्ञान। और जूलॉजी जंतु विज्ञान को प्राणी विज्ञान भी कह सकते हैं अपन। अब यहां पर 3 टर्म है। कितनी टर्म है? 3 टर्म है। यहां पर 3 टर्म है। एक है जीव। कितनी टर्म है? 3। जीव, प्राणी और जंतु। ध्यान से सुनना, जीव, प्राणी एवं जंतु। जीव किसे कह सकते हैं? प्राणी किसे कह सकते हैं? जंतु। इनमें क्या डिफरेंस है? जीव का मतलब होता है सजीव। जीव का मतलब क्या होता है? सजीव। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे एवं जंतु दोनों आ जाते हैं। जीव में कौन दोनों आ जाते हैं? पेड़ पौधे एवं जंतु दोनों आ जाते हैं। पेड़ पौधे और जंतु दोनों आ जाते हैं। लेकिन प्राणी विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जंतु विज्ञान के लिए किया जाता है।
इसके अंतर्गत ओनली प्राणी विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के अंतर्गत ओनली जंतु आते हैं। प्राणी विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के अंतर्गत ओनली जंतु आते हैं, लेकिन जीव विज्ञान के अंतर्गत सजीव आते हैं, यानी पेड़ पौधे एवं जंतु आते हैं। तो बायोलॉजी की अपन ने कितनी शाखाएं पढ़ी? बायोलॉजी की 2 शाखाएं पढ़ी। बायोलॉजी की 2 शाखाएं पढ़ी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रास्टिस। अब जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, तो अरस्तु ने इस क्षेत्र में कोई विशेष कार्य किया होगा, यही कारण है कि अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अरस्तु ने लगभग 500 प्लस जंतुओं के वैज्ञानिक नाम, अरस्तु ने लगभग 500 प्लस जंतुओं के वैज्ञानिक नाम, क्या वैज्ञानिक नाम अपनी पुस्तक द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलियम, अपनी पुस्तक, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन कई एग्जामों में आया हुआ है कि अरस्तु की बुक का क्या नाम था। अरस्तु ने अपनी लगभग 500 प्लस जंतुओं के वैज्ञानिक नाम द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलियम में वर्णित किए, एनिमिलियम में वर्णित किए। यही कारण है कि अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है? बॉटनी का जनक थियोफ्रास्टिस को कहते हैं। बॉटनी का जनक थियोफ्रास्टिस को कहा जाता है। इसने भी लगभग 500 प्लस पादपों के वैज्ञानिक नाम अपनी एक पुस्तक द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम में वर्णित किए। यही कारण है कि थियोफ्रास्टिस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। हमने बायोलॉजी की शाखाओं के बारे में देखा। बायोलॉजी की मुख्य रूप से 2 शाखाएं होती हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रास्टिस को कहा जाता था। अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम था? द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। और थियोफ्रास्टिस की बुक का क्या नाम था? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। तो हमने बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन के बारे में अच्छी तरह से देखा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी में हम देखते हैं सेल को। सेल क्या है? सेल को सही तरह से समझना। सेल मतलब कोश का, हिंदी में क्या कहेंगे? कोश का। अब सेल हमारे जीवन की एक अति सूक्ष्मतम इकाई है, यानी इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते। सेल को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। नग्न आंखों से सेल को नहीं देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार बहुत ही छोटा होता है। इसके आकार को माइक्रोन में मापा जाता है। इसके आकार को माइक्रोन में मापा जाता है। ध्यान से सुनना, इसके आकार को किस में मापा जाता है? माइक्रोन में। यह क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल 2016 में आया हुआ है। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना कि सेल के आकार को किस में मापा जाता है? सेल के आकार को माइक्रोन में मापा जाता है। 1 माइक्रोन बराबर कितने होते हैं? 1 माइक्रोन बराबर कितने होते हैं? 10⁻⁻⁶ मीटर। तो सेल एक अति सूक्ष्म इकाई है, इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसके आकार को किस में मापा जाता है? इसके आकार को माइक्रोन में मापा जाता है। यह क्वेश्चन कि सेल के आकार को किस में मापा जाता है? सेल के आकार को माइक्रोन में मापा जाता है। यह क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल 2016 में आया हुआ है। तो 1 माइक्रोन बराबर कितने होते हैं? 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। 10⁻⁻⁶ मीटर होते हैं, -6 मीटर। अब कोश का जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोश का जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, यानी कोश का जीवन की फंक्शनल एवं स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शनल एवं स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल
कोशिका जीवन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई है। अब यहाँ पर दो टर्म है, स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं संरचनात्मक। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, तो संरचनात्मक टर्म को देखते हैं। देखो, कोशिका छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती है, कोशिका छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती है, जैसे क्या कहते हैं कोशिकांग, जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतरावृत्ति बीजालका, इन सब से मिलकर क्या बनी होती है कोशिका। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इन सब से मिलकर क्या बनी होती है कोशिका, जिसे जो कोशिका के अंदर उपस्थित होती है, इसी कारण इसे कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिकांग के द्वारा क्या बनी है कोशिका। जब कोशिका अपने निश्चित आकार में पहुंच जाती है, ध्यान से सुनना, जब कोशिका अपने एक निश्चित आकार में पहुंच जाती है तो वह अपने दो भागों में विभाजित हो जाती है। यह क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। किसमें आया हुआ है, पुलिस कांस्टेबल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि जब कोशिका अपने एक निश्चित आकार में पहुंच जाती है, मतलब पूर्णतः डेवलप हो जाती है, तो वह क्या होता है, उस कोशिका का फट जाती है कि दो भागों में विभाजित हो जाती है। कैसा क्वेश्चन पूछा था, जब कोशिका अपने एक निश्चित आकार में पहुंच जाती है तो उसका क्या होता है कि वह कोशिका फट जाती है कि दो भागों में विभाजित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या था, कोशिका दो भागों में विभाजित होती है। तो यह कोशिका दो भागों में विभाजित होती है। इन दो कोशिकाओं से फिर चार कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये चारों कोशिकाएं आपस में मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, ऊतक, टिश्यू का निर्माण करती है। और टिश्यू आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, टिश्यू आपस में मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और ऑर्गन आपस में मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का। देखो, सेल से किसका निर्माण हुआ, टिश्यू का निर्माण हुआ, टिश्यू से किसका निर्माण हुआ, ऑर्गन का निर्माण हुआ, और ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम से एक बॉडी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एक बॉडी का निर्माण होता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे एक दीवार है जी, क्या है, एक दीवार है, तो इसकी बेसिक यूनिट क्या होगी, इसकी बेसिक यूनिट होगी ईंट। दीवार की बेसिक यूनिट क्या है, ईंट। यदि ईंट नहीं होती क्या इस दीवार का निर्माण होता है, हम बोलेंगे नहीं होता है। तो दीवार की बेसिक यूनिट क्या होगी, ईंट। और दीवार से मिलकर किसका निर्माण होता है, दीवार से मिलकर होता है एक कमरे का निर्माण होता है, और कमरे से मिलकर एक घर का निर्माण होता है। तो मैं एक क्वेश्चन करता हूं, क्या ईंट नहीं होती क्या इस घर का निर्माण होता, आप बोलेंगे नहीं होता। इसी प्रकार यदि कोशिका नहीं होती क्या इस ऑर्गन सिस्टम या बॉडी का निर्माण होता है, नहीं होता। क्योंकि कोशिका नहीं होती तो ऊतक का निर्माण नहीं होता, और ऊतक नहीं होता तो ऑर्गन का निर्माण नहीं होता, और ऑर्गन नहीं होता तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण नहीं होता, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण नहीं होता तो बॉडी का निर्माण नहीं होता। अतः इससे सिद्ध होता है कि कोशिका जीवन की एक संरचनात्मक इकाई है। अब एक शब्द और है, एक शब्द और कौन सा है कि कोशिका को जीवन की कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो इस शब्द को समझते हैं। देखो कि प्रत्येक कोशिका का एक अपना अलग कार्य होता है। प्रत्येक कोशिका का एक अपना एक अलग कार्य होता है। क्या होता है, एक अलग कार्य होता है। जैसे देखिए, इस हाथ की कोशिकाओं का एक अलग कार्य है कि वजन को उठाना, पैरों की कोशिकाओं का एक अलग कार्य है चलना होता है, मुंह की कोशिकाओं का क्या कार्य होता है, बोलना होता है, आंखों की कोशिकाओं का क्या कार्य है, देखना होता है। अतः प्रत्येक कोशिका का एक अपना अलग कार्य होता है। यही कारण है कि कोशिका को जीवन की एक कार्यात्मक इकाई होता है, कार्यात्मक इकाई बोलते हैं। यही कारण है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। तो देखो, संसार में जितने भी जीव है उनका निर्माण एक कोशिका या बहुकोशिका से हुआ है। जिन जीव का निर्माण एक कोशिका से हुआ है उसे क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव। और जिन जीवों का निर्माण बहुकोशिका से हुआ है उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं।
क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है, संसार में जितने भी जीव है, संसार में जितने भी बहुकोशिकीय जीव या एक कोशिकीय जीव है, उनकी उत्पत्ति एकल कोशिका से हुई है, एकल कोशिका से हुई है। यहां तक कि मानव की उत्पत्ति भी एकल कोशिका से हुई है। कैसी हुई है? मानव की उत्पत्ति किससे हुई है? एक निषेचित अंडे से हुई है। मानव की उत्पत्ति एक निषेचित अंडे से हुई है, निषेचित अंडे से हुई है। निषेचित अंडे से किसकी उत्पत्ति हुई है? मानव की उत्पत्ति हुई है। निषेचित अंडा अर्धसूत्री विभाजन एवं समसूत्री विभाजन, हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन एवं समसूत्री विभाजन क्या होता है। निषेचित अंडे से आगे विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, और दो कोशिकाएं अगेन विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इस प्रकार एक बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है। जैसे मनुष्य, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक मनुष्य, मनुष्य की उत्पत्ति भी एक है, एकल कोशिका से हुई है। मनुष्य की उत्पत्ति भी एक एकल कोशिका से हुई है, जिसे क्या कहते हैं? निषेचित अंडा। यह पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन कोई नहीं बताते हैं कि कोशिका के आकार को किस में मापा जाता है, कि कोशिका एक निश्चित आकार के पहुंचने के बाद किस में क्या होता है, फट जाती है कि दो भागों में विभाजित होती है, किसी ने नहीं बताया होगा आप लोगों को। और निषेचित अंडे के बारे में भी किसी ने नहीं बताया होगा। मैंने अध्ययन किया एनसीईआरटी बेस्ड, मैंने सभी कुछ बताया कि एनसीईआरटी पढ़ाने की भी जरूरत नहीं, पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। मैंने पूरा सिलेबस एनसीईआरटी से लिया है। अतः मानव की उत्पत्ति एक निषेचित अंडे से हुई है। वह निषेचित अंडा एक समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन करके एक दो कोशिका का निर्माण करती हैं, और दो कोशिकाएं अगेन डिवीजन करके अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, और जिससे ऊतक का निर्माण होता है। और ऊतक से किसका निर्माण होता है? ऑर्गन का निर्माण होता है। ऑर्गन से किसका निर्माण होता है? ऑर्गन सिस्टम का। और ऑर्गन सिस्टम से एक बॉडी का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए कोशिका, कोशिका को विज्ञान की, कोशिका या सेल को, कोशिका या सेल को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? कोशिका या सेल को विज्ञान की भाषा में साइटो कहते हैं। और इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। कोशिका को साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? साइटो कहा जाता है। और इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान कहा जाता है। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान कहा जाता है। अब कोशिका विज्ञान, कोशिका का विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है कोशिका विज्ञान का जनक। अब रॉबर्ट हुक ने कोई विशेष कार्य किया होगा कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में, यही कारण है कि कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। तो हाँ, इसने एक विशेष कार्य किया। सन 1665 की बात है। कब की बात है? सन 1665 की बात है। इसने अपने ही द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अपने ही द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा एक पेड़ की छाल से एक कॉर्क टिश्यू लिया। क्या लिया? एक कॉर्क टिश्यू, कॉर्क ऊतक लिया। और इस कॉर्क का अध्ययन उसने अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया। तो उसने पाया इस कॉर्क में कुछ बेंजीन नुमा या मधुमक्खी के छत्ती नुमा जैसी संरचना दिखाई दी। उसे क्या दिखाई दी? रॉबर्ट हुक को क्या दिखाएगी? मधुमक्खी के छत्ती नुमा या बेंजीन नुमा संरचना दिखाई दी, जिसे उसने क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। ध्यान से सुनना। रॉबर्ट हुक आए सन 1665 में। इन्होंने अपने ही द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा एक पेड़ की छाल ली। पेड़ की छाल से एक कॉर्क टिश्यू निकाला इन्होंने, और उसका अध्ययन करके पता चला इन्हें कि इसमें कुछ बेंजीन नुमा संरचना या मधुमक्खी के छत्ती नुमा संरचना दिखाई दी इन्हें। इन्होंने उसका नाम क्या रखा? कोशिका। अब इन्होंने एक कॉर्क टिश्यू किससे लिया? पेड़ की छाल। पेड़ की छाल कोशिका भित्ति से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति से निर्मित होती है। अतः पादपों में कोशिका भित्ति एक मृत संरचना होती है। ध्यान रखना, पादपों में कोशिका भित्ति एक मृत संरचना होती है। अतः इन्होंने मृत कोशिका से एक कॉर्क टिश्यू लिया। अतः इन्होंने सबसे पहले एक मृत कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका की खोज की। किसकी की खोज की? मृत कोशिका की खोज की। और इन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया। इन्होंने अपनी इस कोशिका का वर्णन किसमें किया? माइक्रोग्राफिया,
ध्यान रखना, इस पुस्तक का क्या नाम था? रॉबर्ट हुक की पुस्तक का क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। हमने क्या जाना? कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। सन 1665 में इन्होंने एक पेड़ की छाल ली और इस पेड़ की छाल का अध्ययन इन्होंने एक कॉर्क टिश्यू के माध्यम से किया। तो उन्होंने पाया कि इसमें अनेक बेंजीनुमा या बक्सीनुमा संरचना दिखाई दी और इसने इस संरचना को क्या नाम दिया? कोश का नाम दिया और इसका वर्णन उसने अपनी माइक्रोग्राफिया में पुस्तक में वर्णन किया। ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका का अध्ययन किया। मृत कोशिका का अध्ययन क्यों किया? क्योंकि उन्होंने एक पेड़ की छाल से एक कॉर्क टिश्यू लिया था। पेड़ की छाल कोशिका भित्ति से बनी होती है। पादपों में कोशिका भित्ति एक मृत संरचना होती है। यही कारण है कि रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका की खोज की। अब रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की एक वैज्ञानिक आए लुवेनहाक। कौन आए? लुवेनहाक। इन्होंने अपने ही द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा एक जीवित कोशिका की खोज की। किसकी खोज की? जीवित कोशिका की खोज की। जिसका क्या नाम था? जीवाणु। तो ल्यूवेनहाक ने किसकी खोज की? एक जीवित कोशिका की खोज की जिसका नाम क्या था? जीवाणु। जीवाणु के अतिरिक्त इन्होंने आरबीसी की खोज की। ल्यूवेनहाक ने आरबीसी की खोज भी की, प्रोटोजोआ की भी खोज की और शुक्राणु की खोज की। किसकी खोज की? शुक्राणु की। ल्यूवेनहाक ने आरबीसी की खोज की, प्रोटोजोआ की खोज की, शुक्राणु की खोज की और एक जीवित कोशिका की खोज की जिसे क्या नाम दिया गया? जीवाणु नाम दिया गया। अब कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। अब आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है स्वानसन को। किसे कहा जाता है? स्वानसन को कहा जाता है आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इंडियन साइटोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? इंडियन साइटोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? इसे कहते हैं अरुण कुमार शर्मा, A.K. शर्मा। इंडियन साइटोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? A.K. शर्मा को। सबसे पहले साइटोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और जीवित को इसने एक मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका की खोज की थी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? ल्यूवेनहाक के द्वारा की गई। फिर आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है स्वानसन को। और इंडियन साइटोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? A.K. शर्मा को कहा जाता है। इंडियन साइटोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? A.K. शर्मा को जाना जाता है। अब कुछ कोशिकाओं के बारे में देख लेते हैं। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, लगभग 170 से 130 mm। 170 से 130 mm होती है। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। देखो, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताते चलता हूं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका का आकार कितना होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान रखना इसका। 170 इंटू 130 mm होता है। 170 से 130 mm होती है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। इसे पीपीएलओ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीपीएलओ। इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
इसकी 0.05 एमयू होती है, एमयू होती है इसका आकार। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अब क्वेश्चन उठता है सबसे लंबी कोशिका सर, सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जो मानव की सबसे बड़ी लंबी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका मानव की सबसे लंबी कोशिका होती है। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। अब मानव में सबसे छोटी कोशिका, देखो ये तो हमने पूरे संसार में जितने भी जीव है उसमें सबसे बड़ी सबसे छोटी देखी। अब मानव में सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? मानव में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव में से सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु कोशिका। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? अंडाणु कोशिका। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु कोशिका। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु कोशिका। ये होती है मेल में, ये फीमेल। अब मानव में ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है? मानव में तंत्रिका कोशिका। मानव में तंत्रिका कोशिका एक ऐसी कोशिका है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। अब विभाजन की क्षमता इसमें क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि इसमें सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? क्या अनुपस्थित होता है? सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है। इसमें सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है। सेंट्रियोल का क्या कार्य होता है? अब सर आप पूछोगे कि सेंट्रियोल का क्या कार्य होता है? सेंट्रियोल कोशिका विभाजन में मदद करता है। जंतु कोशिका में सेंट्रियोल पाया जाता है, तो अतः सेंट्रियोल कोशिका विभाजन में मदद करता है। इसका एक कार्य, मुख्य कार्य है। इसमें तंत्रिका कोशिका में सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है। यही कारण है कि सेंट्रियोल अनुपस्थित होने के कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तंत्रिका कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। अब मानव शरीर में ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें सबसे कम विभाजन की क्षमता पाई जाती है? मस्तिष्क की कोशिका में। मस्तिष्क की कोशिका में सबसे कम विभाजन की क्षमता पाई जाती है। किसमें? मस्तिष्क की कोशिका में सबसे कम विभाजन की क्षमता पाई जाती है। सबसे कम विभाजन की क्षमता पाई जाती है। सबसे कम विभाजन की क्षमता किसमें पाई जाती है? मस्तिष्क की कोशिका में। और सबसे अधिक विभाजन की क्षमता किसमें पाई जाती है? सबसे अधिक विभाजन की क्षमता किसमें पाई जाती है? यकृत की कोशिका में। मानव शरीर में सबसे अधिक विभाजन की क्षमता किसमें पाई जाती है? यकृत की कोशिका में। यकृत की कोशिका में सबसे अधिक विभाजन की क्षमता पाई जाती है। यकृत की कोशिकाओं को क्या कहा जाती है? यकृत की कोशिकाओं को हेपेटिक सेल कहा जाता है। हेपेटिक सेल से यकृत ऑर्गन का निर्माण हुआ है, हेपेटिक सेल। यकृत की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल में सबसे ज्यादा विभाजन की क्षमता पाई जाती है। अतः यकृत डैमेज होने के बाद भी यह अपने रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। इसमें सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन कह सकते हैं, पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। अतः हमने क्या देखा? हमने देखा कि संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जिसका आकार 170 से 130 mm होता है। और सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा, जिसे पीपीएलओ कहा जाता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु कोशिका। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव से सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु में, सबसे बड़ी अंडाणु होती है। और सबसे कम विभाजन की क्षमता किसमें पाई जाती है? मस्तिष्क की कोशिका में। सबसे अधिक विभाजन की क्षमता किसमें पाई जाती है? यकृत की कोशिका में पाई जाती है। और विभाजन की क्षमता किसमें नहीं पाई जाती है? तंत्रिका कोशिका में विभाजन की नहीं पाई जाती है। अतः आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।